लेकर आज एक बड़ी डेवलपमेंट शाम के वक्त हुई, जब लगभग 150 के करीब रोहिंग्या जो यहाँ पर जम्मू में रह रहे थे उन्हें डिटेन किया गया। ये आधिकारिक तौर पर अभी तक ना तो पुलिस ने, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, ना जम्मू की डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन तमाम चीज़ों की पुष्टि की है। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन थी वो भी हमने आपको बताई। पहले मॉर्निंग में रोहिंग्याज अलग अलग जो कैंप्स में जम्मू में रह रहे हैं उन कैंप्स से उनको एमए स्टेडियम बुलाया गया। एमए स्टेडियम के बाहर वहाँ बाज़ाब्ता तौर पर कैंप लगा हुआ था, वहाँ पर उनके कोविड टेस्ट किए गए। उस कोविड टेस्ट में 2 लोग पॉजिटिव भी आए। उन कोविड टेस्टों के बाद जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 133 लोगों को पहले बैच में और उसके बाद लगभग 22 के करीब लोगों को दूसरे बैच में जो है उन्हें डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद उनको हीरानगर भेजा गया है। हीरानगर जहां उनको भेजा गया है वहां ये बताया जा रहा है कि वहां एक ऑलरेडी होल्डिंग सेंटर बनाया गया है, जिस होल्डिंग सेंटर में उनको भेज दिया गया है। अब हालांकि ये तमाम बातें अभी तक सूत्रों के अनुसार हैं, सूत्र विश्वसनीय हैं, लेकिन जब तक पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन आधिकारिक तौर पर इन तमाम चीज़ों की पुष्टि नहीं करती तब तक इसको आधिकारिक सूचना नहीं माना जाएगा, बल्कि इसको सूत्रों के हवाले से जो आप तक खबर पहुंच रही वही माना जाएगा। हमने एसएसपी जम्मू श्रीधर पाटिल को भी फ़ोन किया, आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह को भी फ़ोन किया, दोनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन पूरा दिन आप लोगों ने देखा कि तमाम पोर्टल्स पर खबर चल रही थी कि जी उनके बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं, उनकी पड़ताल की जा रही है, जबकि जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के सीआईडी डिपार्टमेंट ने के पास तमाम रोहिंग्या को लेकर एक बच्चा जो रोहिंग्या का जम्मू में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, उसकी उम्र कितनी है, घर में कितने लोग हैं, कौन कहाँ से आए, ये तमाम डिटेल्स ऑलरेडी कलेक्ट की गई हैं। बायोमेट्रिक्स कई बार हो चुके हैं, ये नया कुछ भी नहीं हो रहा था। आज सिर्फ पड़ताल की गई और उन लोगों को छांट कर बाहर किया गया जो लोग जाली कागजात की बिना पर रोहिंग्या रेफ्यूजी बनकर जम्मू में बैठे हुए थे, ये सूत्रों का कहना है। मेरे साथ एडवोकेट हुनर गुप्ता हैं। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने ही पीआईएल किया था हाईकोर्ट में, जिस पीआईएल में कोर्ट ने सवाल पूछे थे कुछ पुलिस से। क्या सवाल पूछे थे और क्या उसी पीआईएल के नतीजे में आज प्रशासन हरकत में आया है? हुनर जी, सबसे पहले तो ये कि आज मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के हेड के तौर पर नहीं, बल्कि एक जो पीआईएल आपने हाई कोर्ट में किया उसके एक लिटिगेंट के तौर पर आपसे ही जानना चाहूँगा कि हाई कोर्ट में मामला कहाँ तक पहुँचा है, वहाँ पर जो पिछली हियरिंग हुई थी उसमें क्या कुछ प्रशासन से और पुलिस से पूछा गया था? देखिए जुनेद जी, जो पिछली हियरिंग हुई थी तब ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास मामला उनके डिवीज़न बेंच में ये लगा था। तो उसमें हमने क्योंकि पुरानी पीएल आपको पता होगा कि 2017 में फाइल की थी। उसके बाद आपके दर्शकों को मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड भी दे देना चाहता हूँ। पीएल के बाद तब की सरकार उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए थे 4, आपको याद होगा, आपसे हमारी डिस्कशन हुई थी। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बाद उन्होंने बोला था कि हम क्या क्या जाब्ता अपनाएंगे इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। और उसके बाद आपको ये भी याद होगा तब हमारे जो डीसी जम्मू थे सिमरनदीप सिंह जी, तब उन्होंने डायरेक्शन दी थी सभी कंसर्न जहाँ जहाँ, जैसे आप कह रहे हो कि 39 लोकेशंस में इनका हटमेंट्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने तब पड़ताल की थी, इन्वेस्टिगेशन टीम्स भेजी गई थी और उस दौरान भी रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में भी आई थी, आपके चैनल्स में भी चली थी, न्यूज़ पोर्टल्स में भी चली थी कि इनके जब छापामारी हुई थी इनके हटमेंट्स में तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल, ऐसे तथ्य मिले थे जो ये आधार कार्ड तो मैंने पीआईएल में अपनी 46-47 आधार कार्ड तो मैंने लगाए हैं, वोटर कार्ड लगाए थे। वो आप जैसे पत्रकार ही थे जिन्होंने थोड़ी जान पड़ताल करके थोड़ा सा अपने आप को झोंक के, क्योंकि आप सभी कंसर्न्ड हैं, आप सबको पता है कि ये हमारा खासकर ये खित्ता जो जिसको जम्मू रीजन हम बोलते हैं, बॉर्डर सेंसिटिव है। हार्डली 4 या 5 या 7 किलोमीटर दूर पे हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। यहाँ से 300-350-400 किलोमीटर दूर चाइना का बॉर्डर आता है। बिल्कुल। तो हमेशा इस ताक में लगे रहते, क्योंकि ये एक बॉइलिंग पॉट
के तौर पे डिस्टर्ब करने की बॉइलिंग पॉट के तौर पे एक कहते हैं ना इसको एक ऐसा इस एरिया को बनाया जा रहा था कि बॉइलिंग पॉट हमेशा रहे और उस कहते हैं उस अग्नि में अपने हवन कुंड में अपनी सामग्री डालते रहें ताकि अपनी सियासत चलती रहे। तो उसी की जब हमने इस पे थोड़े गहन, लेकिन मुझे लगता है हवन कुंड की जगह भट्टी की आग कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हवन कुंड में तो हवन जो है पाप हरने के लिए किया जाए। हाँ, भट्टी की आग कह सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ डाला जाए ताकि आग लगी रहे। तो उसके बाद फिर हमें जब इसका थोड़ी डिटेल में गए तो हमें पता लगा कि 3700 किलोमीटर दूर म्यांमार से एक आदमी चलता है, वो भी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के, बिना अप्लाई किए हुए, बिना किसी कागजात के, वहाँ से 13-14 स्टेट्स को क्रॉस करके, 13 कंट्रीज को क्रॉस करके, और उसके बाद 13 स्टेट्स को क्रॉस करके, कंट्री तो क्रॉस कर दिया ना, वो तो इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर लिया। उसके बाद 13 स्टेट्स को क्रॉस करके विदाउट एनी चेक यहाँ पे जम्मू में क्यों? ठीक, तो जम्मू वो भी एक ऐसा एरिया जो बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो इस पर आपने जो पीआईएल की, तो लास्ट हियरिंग में क्या कहा कोर्ट ने पुलिस को? पुलिस को नहीं, स्टेट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आपने आज तक क्या क्या स्टेप लिए हैं वो बताए जाएं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या किया है वो बताएं, और इनको निकाल यहाँ से डिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर इलीगल हैं इनका यहाँ पे रहना किसी भी कानूनी तौर पे असंभव है, तो आपने क्या स्टेप लिए हैं इनको निकालने के लिए। तब हमने कोर्ट में ये भी बताया था कि फॉरेनर्स दे आर इलीगल फॉरेनर्स, ठीक है। तो फॉरेनर्स एक्ट 1946 लगता है, ठीक, बिल्कुल लगता है, सेक्शन बिल्कुल क्लियर है। हर हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, सबके पास फॉरेनर एक्ट जो सेंट्रल एक्ट है वो फुली एम्पावर करता है उनको, इनको जहाँ पे भी मिलते हैं जो इलीगल तरीके से गैर कानूनी तौर पे किसी भी प्रदेश में, किसी भी खित्ते में अगर मिलता है तो उसको फॉरेनर्स एक्ट लगा के डिटेन करके फौरी तौर पे उसको कंट्री से बाहर निकालना है। ठीक, तो उसी के ऊपर हमने वो पीएल डाली थी कि हाँ दैट दीज पर्सन आर थ्रेट टू सिक्योरिटी। और आपने देखा होगा जब सुजमा में उसमें ब्रिगेड में अटैक होता था, आतंकी हमला हुआ था, तो तब एनआईए इनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये आया था कि वो जो उग्रवादी थे वो इन्हीं की हटमेंट्स, वहाँ पे जो इनकी कॉलोनी है सुजमा में, वहीं पे इन्होंने शरण ली हुई थी, 7 दिन से वहाँ पे रह रहे थे। अब भी लेटेस्ट जो अभी बहु फोर्ट पुलिस स्टेशन ने और त्रिकुटा नगर ने और एसएसपी जम्मू ने जॉइंट ऑपरेशन करके, आपने ही रिपोर्ट चलाई थी कि वो जॉइंट ऑपरेशन में 2 रोहिंग्यास को अभी पकड़ा गया बिल्कुल पकड़ा गया पिछले हफ्ते। एक तो मौलवी के वेश में रह रहा था, तो दूसरा दोनों के पास से पासपोर्ट मिले थे। ये पासपोर्ट 2017 में राजस्थान में भी एक रोहिंग्या पकड़ा गया था, उससे भी मिले थे पासपोर्ट। उससे पहले आपके व्यूअर्स को और आगे ले जाता हूँ, 2015 में मेरी पीएल करने के 2 साल पहले तराल सेक्टर में एक मिलिटेंट मारा जाता है। हाँ बिल्कुल, वो भी रोहिंग्या था बिल्कुल। तब, लेकिन तब की क्योंकि होम मिनिस्ट्री तब महबूबा मुफ्ती जी के पास थी, तो उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे असेंबली में क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है कि कितने रोहिंग्या हैं और क्या कोई रोहिंग्या यहाँ पे हमारे इस तब की स्टेट में जेएनके में कितने रोहिंग्या जो गलत गतिविधियों में शामिल हैं या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। लेकिन तब का उनका जवाब असेंबली में एक क्वेश्चन उनसे भी बनता है कि आपने बीइंग होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आपने गलत क्यों बोला। वो 2015 का जो त्राल सेक्टर में जो मिलिटेंट मारा गया था वो वाली जानकारी क्यों छुपाई गई, वो भी असेंबली में एक वाइट पेपर बनता है उनसे भी पूछना कि हाँ आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी असेंबली में। ठीक, अच्छा हुनर जी, जैसे मैं आपसे पूछा था कि जब पिछली हियरिंग पे पुलिस और प्रशासन को कोर्ट ने क्या कहा, और जो जवाब जैसे आप कह रहे हैं कि उनसे बायोमेट्रिक को लेकर पूछा गया, उनसे पूछा गया कि कहाँ कहाँ पर रह रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, इनको यहाँ से डिपोर्ट करने के लिए, अगर इलीगली यहाँ रह रहे हैं तो इनके आपने क्या कदम उठाए, तो प्रशासन का क्या जवाब था? नहीं, प्रशासन का जवाब तो हम वेट कर रहे हैं। अभी अगली हियरिंग पे उनको बोला गया कि आपने पिछली बार उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। नहीं, अभी तक तो उन्होंने ऑब्जेक्शन भी फाइल नहीं किए हैं इस मामले में, ऑब्जेक्शन भी फाइल नहीं किए। जो रोहिंग्या से मोहम्मद यूनुस करके, तो उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर कॉलिन गंजाल्वेस, सुप्रीम कोर्ट के रिनाउंड लॉयर, जिनकी एक हेयरिंग की फीस ही आई थिंक मोर देन 3 लाख और 4 लाख है, ही वॉज हायर्ड बाय दीज रोहिंग्यास।
ठीक है, आम बंदा उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रोहिंग्या ने उनको अफोर्ड किया था। उसके साथ 3 एडवोकेट्स और आते थे दिल्ली से। हर हेयरिंग में यहाँ पे उन्होंने इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन फाइल की थी। उस इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन पे हमने ऑब्जेक्शन फाइल किए थे कि दैट दीज पर्सन हैव गॉट नो राइट, बिकॉज ये इलीगल तरीके से। उस एप्लीकेशन का क्या बना? उस एप्लीकेशन पे तो उनको रिलीफ मिला नहीं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बाद 7-8 रोहिंग्यास को जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने निकालने की डिपोटेशन प्रोसेस इनिशिएट किया था। तो वो रोहिंग्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था दैट यू हैव गॉट नो राइट यहाँ पे स्टे करने का। तो उन्होंने बोला था जो भी आपको मिलता है एक्सेप्ट वुमेन और ओल्ड, उनको छोड़ के आप सबको डिपोर्ट कर सकते हैं फॉरेनर एक्ट लगा के। अच्छा, तो वो मैटर अभी पेंडिंग है। इसका मतलब ये हो गया कि अगली हियरिंग पे चूंकि अब पुलिस को जवाब देना है, तो क्या आप ये देखते हैं कि जो आज कार्रवाई हुई है कि आपने आज बायोमेट्रिक्स के लिए बुलाया, आपने आज कोविड-19 के टेस्ट के लिए बुलाया और उसके बाद वहां पर लगभग 150 के करीब रोहिंग्या को डिटेन किया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो मूक दर्शक हैं जिन्होंने देखा है ये सब कुछ, वो सब कुछ बता रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं जी लेकर फलानी तरफ गए हैं और ये सब कुछ सारा सिलसिला हुआ है। तो आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप ये मानते हैं कि ये PIL जो कोर्ट में आप जवाब देना है तो ये जवाब तैयार किया जा रहा है? नहीं, उसके पहले वैसे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि तब के DC एक पूरी डिटेल इसके ऊपर कार्रवाई हुई है। इनका डाटा तैयार, सिमरनदीप सिंह थे हाँ, सिमरनदीप सिंह, डाटा पूरा तैयार है इनका जो इलीगल तरीके से। उसके बाद आपको पता होगा जब डाटा तैयार हुआ था उसके बाद पहले यही खबर आती थी आज इतने रोहिंग्या पहुंच गए जम्मू, आज इतने। उसके बाद इन्होंने अपने आप को अपनी स्ट्रैटेजी बदली, स्कैटर करना शुरू कर दिया। पहले तो 4-5 कॉलोनीज में रहते थे, अब इन्होंने 39-40 कॉलोनीज ताकि अपने आप को स्कैटर करके रखा जाए, एक जगह लोग पकड़े ना, ठीक, ताकि। लेकिन फिर भी जैसे आपने खुद ही अभी बोला कि CID ने पूरा खाका इनका तैयार करके रखा हुआ है। बायोमेट्रिक्स इनका पहले भी हुआ है, ठीक, अभी दोबारा बायोमेट्रिक्स इनका और जो इन्फ्लक्स, ताकि पता लग सके कि इन्फ्लक्स कितना हुआ उसके बाद, बड़े हैं या घटे हैं, वो भी एक डाटा निकलेगा। लेकिन हुनर जी, मेरा बेसिक सवाल था, क्या पुलिस ने जो आज कार्रवाई की है आप मानेंगे कि ये तैयारी है कि हाईकोर्ट के सामने जब अगली बार हमसे सवाल जवाब हो, हुनर जी पूछें वहां पर या जज साहब पूछें कि बताइए आपने क्या किया, हम कह दें जनाब हमने ये डिटेन कर दिया, हमने ये बायोमेट्रिक कर दी, हमने ये कर दिया, ये कर दिया? या केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय इस मामले में सीरियस हो चुके हैं कि पहले इनको डिटेन किया जाए और उसके बाद इनको डिपोर्ट किया जाए? बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले पे बहुत संजीदा है। आपने 2 सवाल 2014 में, 2019 में और अब 2021 में 3 बार पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन रेज हुआ है। स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रेज हुआ है वहाँ पे। तो उसमें जवाब यही था कि 2014, 2019 दोनों में मेरे पास अभी भी जवाब पड़ा वो पार्लियामेंट का जो अनस्टार्ड क्वेश्चन पे। उसमें यही आया है कि हमने ऑलरेडी हर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दी है कि इनका पूरा एक आप इनको आइडेंटिफाई करो, बायोमेट्रिक्स करके एक डाटा हमें भेजो, सो दैट वी कैन इनिशिएट द प्रोसेस टू डिपोर्ट देम। तो वो एक तैयारी चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट संजीदा है, उसके ऊपर कोई शक नहीं है। बिकॉज इन लोगों, हमें पहले इंडियंस को जो रिसोर्सेज हैं हमारे, पहले हमें उनको पूरा करना है। हाँ, एक आपके दर्शकों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि ये अपने आप को रिफ्यूजी मानते हैं, परसिक्यूटेड पर्सन्स, ठीक है। आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया 1951 इंटरनेशनल रिफ्यूजी कन्वेंशन उसका सिग्नेटरी नहीं है। हमने अभी तक उसको अडॉप्ट नहीं किया है, ठीक है। और आप ये लोग क्या प्ली लेते हैं कि दैट हमारे पास UNHRC कार्ड्स हैं, यूएन ने हमें ऑथराइज किया है यहाँ रहने का। एक सवाल फिर मैं आपसे आपके माध्यम से आपके दर्शकों को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, UT एडमिनिस्ट्रेशन को पूछना चाहता हूँ, क्या UNHRC कार्ड, इंडिया तो सिग्नेटरी है नहीं, डिस्पाइट हम फिर भी ऑनर करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल कन्वेंशन है, लेकिन हम ऑनर करते हैं नॉट डायरेक्टली फॉर ह्यूमैनिटेरियन सेक, ठीक है। अब UNHRC क्या कार्ड होना आपको ये इख्तियार देता है कि आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाके रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। UNHRC कार्ड आपको इख्तियार देता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएं, उनकी विल के ऊपर यहाँ वो रखें, क्योंकि आपको अपने देश में अगर खतरा लग रहा है तो आप UN में अप्रोच करते हो, UNHRC सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करेगी। क्या आपने वो प्रोसेस अपनाया? बिल्कुल नहीं। UNHRC कार्ड के ऊपर भी मैं सवालिया निशान मैंने PIL में भी उठाया,
अच्छा हुनर जी, आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा, इस स्टेप से जो आज प्रशासन ने किया है जम्मू में, जम्मू पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए अभी तो इनिशियल स्टेज है, अभी इसके ऊपर कुछ कहना इनिशियल स्टेज है, क्रिटिकल स्टेज है, बहुत क्रिटिकल, इनिशियल नहीं कहूँगा मैं, क्रिटिकल स्टेज बोलूँगा। क्रिटिकल इन द सेंस कि अभी हमें बहुत दूर जाना है, हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। इनको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही सुजेशन दिया था कि डिटेंशन सेंटर जैसे असम में बना है, एक डिटेंशन सेंटर वहाँ पे बन रहा है इनका ऑलरेडी, तो हमने यही बोला था कि आप इनको ले जाओ, हाँ अगर खतरा है अपने देश में तो वहाँ रखो, ताकि ये स्कैटर ना हो आम पॉपुलेशन में। जैसे आपकी रिपोर्ट्स थी, ये लोग यहाँ पे अपनी लड़कियों की शादी कश्मीर में आगे पीछे जाके करवा, जब आप अमलगमेट कर लोगे सोसाइटी में तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक, तो उसको निकालना फिर एक सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे ही इनका जो हेड है, मैंने पिछली बार भी आपसे जब चर्चा कर रही थी तो तब मैंने ये बोला था कि जो ये है इनका हेड अब्दुल कुदूस बर्मी, वो मेरे पास अभी भी एक फोटोग्राफ पड़ी है, ही इज शोन शेयरिंग डाइस विद हाफिज सईद कराची में, तो वहीं पे रिपोर्ट में था कि 700 मिलिटेंट रोहिंग्या दे हैव एंटर्ड इंडिया, ट्रेंड मिलिटेंट्स, ठीक, तो खतरा बहुत बड़ा है, और खासकर जम्मू जो एक बॉर्डर स्टेट है, बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट हुनर गुप्ता, आपने साफ तौर पर सुन लिया कि ये तो शुरुआत है, और इस शुरुआत को हतमी ना माना जाए, मुश्किलें अभी भी बहुत बहुत हैं और बहुत कुछ अभी करना बाकी है। देखते हैं कि ये जो सिलसिला आज जम्मू प्रशासन ने शुरू किया है, क्या इस सिलसिले को कंटिन्यू किया जाएगा, और जिन लोगों को डिटेन किया गया है, डिटेंशन के ग्राउंड्स और बाकी तमाम तफसीलात, क्या ये प्रशासन शेयर करेगा, या प्रशासन जैसे चुप्पी साधे हुए है वैसे ही चुप्पी साधे रहेगा।